YouTube माध्यम गणित गुरु पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धारवेश कुमार। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का यह पहला वीडियो है। पहला वीडियो कहने का अर्थ यह है कि ये संख्या पद्धति अध्याय एक वीडियो में बनना थोड़ा कठिन हो जाएगा। कठिन इसलिए कि वीडियो कहीं ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए छोटे छोटे भाग में हम इसे बनाएंगे। तो ये भाग प्रथम है और यह संख्या पद्धति का पहला वीडियो है। हम आरंभ करें इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी दबाकर ऑल चुन लें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आपको मिलता रहे। संख्या पद्धति में संख्याओं के विस्तृत रूप पढ़ने का है। विस्तृत रूप का मतलब कि किसी संख्या को कौन कौन से पद्धति में लिखा या पढ़ा जाता है, कौन कौन से पद्धति में समझा जाता है, फिर संख्याओं के साथ क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रक्रिया उसके साथ हम कर सकते हैं, किस किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि संख्याओं का योग करना, अंतर करना, गुणा करना, भाग करना या फिर वर्ग करना, विभाजित करना, घन करना, ये सारी चीज़ों। संख्या के कई प्रकार होते हैं। तो हम पहले एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें संख्याओं के बारे में बताया गया है, कौन कौन सा संख्या किस किस प्रकार का होता है। जैसे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इस वीडियो का नाम संख्याएं के नाम से वीडियो या नंबर्स के नाम से वीडियो है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लें। उस वीडियो को देखने से बाकी के अध्याय में काफ़ी मदद मिलने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी संख्या को कौन कौन से पद्धति से समझा जाता है या लिखा बोला जाता है। सबसे प्रथम हम देख रहे हैं राष्ट्रीय पद्धति के बारे में, जिसे नेशनल सिस्टम भी कहा जाता है। ये राष्ट्रीय पद्धति हमारे देश में, भारत में प्रयोग में आता है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग में आता है, जैसे सारे देश में, जिसमें हमारा देश भी आ जाता है। वैसे ज़्यादातर के USA या विकसित देश इसे प्रयोग में लाते हैं। फिर आता है वैज्ञानिक पद्धति। इसे मानक पद्धति भी कहते हैं, यानी साइंटिफिक सिस्टम या साइंटिफिक नोटेशन। इसका प्रयोग ज़्यादातर के लोग, शोधकर्ता लोग या वैज्ञानिक लोग, इंजीनियर्स लोग, ये सब प्रयोग में लाते हैं। ये साइंटिफिक पद्धति है बड़े संख्याओं को समझने या जानने या उसकी सूची बनाने के प्रयोग में लाते हैं। तो बारी बारी से हम तीनों के बारे में समझेंगे और तीनों को जानेंगे ताकि संख्या पद्धति का अध्याय हमारा आगे सरल बने। तो सर्वप्रथम हम राष्ट्रीय पद्धति समझ। तो आइए इन संख्याओं के सहायता से हम समझते हैं कि राष्ट्रीय पद्धति क्या है या फिर किस तरह इसका प्रयोग हम करते हैं। राष्ट्रीय पद्धति में जब इस तरह संख्या लिखना होता है तो सर्वप्रथम हम 1, 2, 3 अंक के बाद पहला कॉमा लगाते हैं। फिर हर 2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, अब 1, 2, फिर 1, 2, 2 आया, रह जाएगा। जैसे कि 1, 2, 3, 1, 2, फिर 2, फिर 2। यानी दाएं ओर से पहला कॉमा 3 अंक के बाद लगेगा, उसके बाद फिर हर 2 अंक के बाद कॉमा का प्रयोग होता है। 1, 2, 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, इस तरह 1, 2, 3, 2, 2, 2। इस कॉमा लगाने का कुछ खास कारण नहीं है, बस छोटा सा कारण यह है कि इस कॉमा के सहायता से हमारा ये संख्या, इसका स्थानीय मान देखने में थोड़ा सा सहायता मिल जाता है, क्योंकि ये अलग अलग भाग में नज़र आ रहा है।
आइए समझते हैं ये स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान, जो प्रथम अंक है वो इकाई स्थान पे है, यानी इसे हम इकाई कहते हैं। जो दूसरा स्थान पे है ये दहाई स्थान पे है, इसे हम दहाई कहते हैं। तीसरा वाला सैकड़ा, चौथा वाला हजार, इसके बाद 10,000, दस हजार के बाद लाख आता है, फिर 10 लाख आता है, इसके बाद करोड़ आता है, फिर 10 करोड़ आता है, अब की अरब आएगा, अरब के बाद फिर 10 अरब आएगा, फिर खरब आएगा। खरब के बाद का संख्या 10 खरब आएगा, यानी दहाई खरब। इस 10 खरब को या 10 करोड़ को 10 खरब, 10 करोड़, 10 लाख, 10,000, इनको दहाई हजार भी आप कह सकते हो। अब इस संख्या को यदि शब्द में हमें बोलना होगा तब कैसे बोलेंगे, या शब्द में किस तरह लिखेंगे, ये समझते हैं। ये हुआ स्थानीय मान। स्थानीय मान आइए देखिए एक बार फिर से हम समझते हैं। दाईं ओर से प्रथम संख्या इकाई होता है, उसके बाद वाला दहाई होता है, उसके बाद वाला सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000 या दहाई हजार, फिर लाख, उसके बाद 10 लाख या फिर दहाई लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब। ये संख्या के ठीक इसी क्रम के अनुसार संख्या का स्थानीय मान होता है। यानी इस संख्या को यदि शब्द में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 4 करोड़, अब 4 करोड़ के बाद 16 लाख, फिर आएगा 87,000, सैकड़ा में 0 है इसलिए छोड़ देंगे, 29, ठीक इसी प्रकार हम दूसरा वाला संख्या का देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हम इस तरह क्रम के अनुसार गिनते हुए दाईं ओर से बाईं ओर पहुंचेंगे, उसके बाद बाईं ओर से लिखना प्रारंभ करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ का मतलब है कि 83 करोड़, या 10 करोड़ का मतलब है कि ये 8 को जो है 10 से गुना होगा तो 80 हो जाएगा, 80 करोड़, और ये 3 करोड़, 83 करोड़, इसलिए सीधा डायरेक्ट हम दहाई के साथ पढ़ते हैं, तो ये 83 करोड़ हो जाता है। 83 करोड़। और जिस तरह 83 करोड़ होता है ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार ये 70 और 2 72 लाख होता है। 72 लाख, अब की 92,000 हो जाएगा। ठीक इसी तरह 500 54
14। तो इस प्रकार हम शब्द में लिखा करते हैं और इस प्रकार अंक में। तो ये राष्ट्रीय पद्धति है। राष्ट्रीय पद्धति ये 2 का हुआ। तीसरा में क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी ये हो गया 5 अरब 89 करोड़ 41 लाख 70,632। 5 अरब 89 करोड़ 41 लाख 70,632। मैं समझता हूं आप लोग अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। आइए फिर से करके देखते हैं अगला संख्या में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। यानी 32 अरब 60 करोड़ 71 लाख 48,855। तो मेरे समझ से अब लंबी संख्या को भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसमें गड़बड़ नहीं होने का संभावना है यदि आप अच्छी तरह समझ लेते हैं और इस क्रम को समझ लेते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। यदि इसके बाद का संख्या होता तो 10 खरब होता। खरब के बाद 10 खरब, इतना ही तक प्रयोग में आते हैं। यानी 1 खरब 48 अरब 85 करोड़ 53 लाख 26,007। यहाँ पे शून्य है तो शून्य को नहीं बोलेंगे और उसका पद यानी उसका स्थानीय मान छोड़ देंगे। किसका छोड़ेंगे? जहाँ पे शून्य आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आइए दोबारा से करते हैं। लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। 1 खरब 48 अरब 85 करोड़ 53 लाख 26,007। मैं समझता हूं इतना तक के आप लोगों का अच्छे से क्लियर स्पष्ट हो गया होगा। आइए अब हम इसी संख्या के सहायता से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को समझते हैं। राष्ट्रीय पद्धति हो गया, अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का और राष्ट्रीय पद्धति में कुछ पदों का यानी कुछ स्थानीय मानों का समानता है और कुछ थोड़ा सा अलग है। वो क्या क्या? तो स्थानीय मान का क्रम और स्थानीय मान पहले देख लेते हैं। सर्वप्रथम पद इकाई आता है, उसके बाद फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, 100,000, फिर लाख नहीं, इसमें मिलियन आएगा। फिर 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद फिर से 100 मिलियन, अब की बिलियन, बिलियन के बाद 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, अब ट्रिलियन आएगा, $10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन। तो इस तरह इनका पद होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इतना तक तो समान होता है। इसके बाद ध्यान दें, हमारे राष्ट्रीय पद्धति में किसी भी पद का सिर्फ दहाई मान तक लेते थे। यानी 1000 है तो 10,000 तक, लाख आता है तो 10 लाख तक लेते हैं, करोड़ आता है तो 10 करोड़ तक लेते हैं। लेकिन यहाँ सैकड़ा पद तक लेते हैं, सैकड़ा मान तक लेते हैं। जैसे 1000, 10,000, लेकिन फिर सैकड़ा हजार यानी 100,000।
मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन को आप 2.5 मिलियन समझ सकते हो। 100 मिलियन, 100 मिलियन के मतलब सैकड़ा मिलियन आप समझ सकते हो। फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, यानी सैकड़ा बिलियन, यानी 3-3 पद तक लेते हैं। ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। यानी इसमें हम राष्ट्रीय पद्धति में प्रथम कॉमा 3 अंक पर देते थे, फिर सारा 2-2 अंक पर, क्योंकि 2.5 तक मान देखना होता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दाईं ओर से हर 3 अंक पर कॉमा आएगा। इस तरह पहला कॉमा 3 अंक पे, दूसरा कॉमा फिर से 3 अंक पे, तीसरा कॉमा 3 अंक पे। तो 3 अंक के बाद कोई संख्या है नहीं, इसलिए तीसरा कॉमा का आवश्यकता नहीं है। प्रथम कॉमा 3 अंक पे, दूसरा कॉमा फिर से 3 अंक पे, पहला कॉमा 3 अंक पे, दूसरा 1 2 3, तीसरा फिर से 3 अंक पे, 3 अंक 3 अंक 3 अंक। इस तरह से उसमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कॉमा स्थापित करने का विधि है। तो ये तो कॉमा रखने का अंतर आ गया, ये पदों का है। अब इन पदों को कैसे हम मान समझते हैं, आइए देखिए। यहाँ शुरू से पहला से आरंभ करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि ये 2.5 मिलियन है तो 41 मिलियन हो जाएगा। 41 मिलियन। उसके बाद कॉमा का प्रयोग करेंगे। अब हम लेते थे सिर्फ 2.5 तक हजार, इसमें सैकड़ा तक हजार लेंगे, यानी 687,000, 687,000। फिर से कॉमा लेंगे। अब सैकड़ा के स्थान पर शून्य है, इसलिए इसका मान भी ठीक उसी तरह राष्ट्रीय पद्धति की तरह नहीं लेंगे। 29, सीधा 29 लिखेंगे, 29। आइए हम दूसरा वाला फिर से देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी 837 मिलियन, 837 मिलियन। अब इसके बाद क्या है, 292 हजार। अब आ जाएगा 514, 514। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्या को गिना या लिखा या पढ़ा या बोला या समझा जाता है। कॉमा का भी इस तरह से ध्यान रखें और पदों का भी इस तरह से ध्यान रखें। हम इसे सिर्फ राष्ट्रीय पद्धति में 2.5 तक लेते हैं, इसमें सैकड़ा तक लेना होता है। हर पद को, हजार को, मिलियन को, बिलियन को, ट्रिलियन को, सभी को। आइए देखिए इसका कैसे करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब बिलियन, यानी 5 बिलियन 894 मिलियन 170,632। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, यानी 32 बिलियन 607 मिलियन 148,855। आइए फिर से देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सैकड़ा हजार, मिलियन, 2.5 मिलियन, सैकड़ा मिलियन, बिलियन, 2.5 बिलियन, यानी 32 बिलियन 607 मिलियन 148,855। ठीक उसी तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, क्षमा कीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सैकड़ा हजार, मिलियन, 2.5 मिलियन, सैकड़ा मिलियन, बिलियन, 2.5 बिलियन, सैकड़ा बिलियन।
यदि इसके बाद आता तो फिर ट्रिलियन, दहाई ट्रिलियन और सैकड़ा ट्रिलियन होता। तो 148 बिलियन 855 मिलियन 326,007, यहाँ शून्य के पद का नाम नहीं लेंगे। 148 बिलियन 855 मिलियन 626,000, क्षमा कीजिएगा 326,007। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय पद्धति प्रयोग में होता है। आइए अब हम समझते हैं वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति किस तरह प्रयोग में आता है या फिर वो होता क्या है। सर्वप्रथम मान लीजिए ये संख्या है। वैज्ञानिक पद्धति बस वही है कि किसी संख्या को हम किसी पद्धति या किसी नियम के अनुसार लिखते या उसको समझते हैं। ये इस संख्या को हम वैज्ञानिक पद्धति में समझते हैं। इसे जब हमें वैज्ञानिक पद्धति में बदलना होगा तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, किसी संख्या में कुछ नहीं तो उसके गुना में 1 होता है, यानी 1 3 7 5 4 0 0 0, इसमें कुछ नहीं तो गुना में 1 होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जहां शून्य होता है वहां नहीं, बाईं ओर से जहां शून्य के अलावा कोई अंक प्रयोग हुआ हो, कोई अंक, जैसे कि पहले आप यहां पे समझें कि कोई भी संख्या बनाने के लिए हमें 0 से लेके 9 तक इन 10 अंकों के मदद से, 0 से 9 तक यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9, ये 10 अंकों के मदद से ही हम कितना भी बड़ा संख्या बनाते हैं। तो इसमें हम 0 को छोड़ के जो भी अंक होगा, यानी 1 से 9 तक का कोई अंक होगा, बाईं ओर से प्रथम अंक को छोड़ के हम दशमलव बैठाएंगे। यहाँ दशमलव की आवश्यकता है। अब दशमलव का जब आवश्यकता, यहाँ जब दशमलव दे दिए तो इस संख्या का बैलेंस बिगड़ गया। क्या बैलेंस बिगड़ गया? बैलेंस ये बिगड़ गया कि इसके मान और इसके मान में अंतर हो गया। कोई बात नहीं, इसका संतुलन करने के लिए हम 1 पे 0 बिठाएंगे। कितना 0 बिठाएंगे? जहां हम दशमलव लिए हैं उसके बाद अंकों की संख्या देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब यह संख्या संतुलन में आ गया, संतुलन में आ गया। अब एक चीज आप समझे कि दशमलव के बाद जो भी अंक है इनका तो मान होता है, लेकिन ये 0 हो या ना हो मान में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अंत का 0 मान में परिवर्तन नहीं लाता। तो हम इसे हटा भी सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा 1.3754। अब इस 0 का कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये 0 रहे या ना रहे मान उतना ही होना है। अब यहाँ पे हम इतना लंबा संख्या ना लिख करके सिर्फ 10 लिखेंगे। अब बाकी का क्या करेंगे? बाकी का 0 नहीं देंगे तो फिर से मान बदल जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 के बाद कितना 0 है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 है, तो 10 पर 7 का घात लगाएंगे, यानी 10 पर पावर 7। अब ये इस संख्या का मान और इस संख्या का मान बराबर है। तो इस प्रक्रिया से किसी संख्या को लिखना या प्रदर्शित करना ही वैज्ञानिक पद्धति होता है, साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक सिस्टम होता है। इसे मानक व्यवस्था भी कहते हैं। आइए अगला संख्या में हम देखते हैं इसका कैसे करेंगे। इसके लिए मान लीजिए इस संख्या को 0.123 4 5 6, 6 0 है, उसके बाद 7 6 8 है। ठीक है जी। अब चाहे कोई भी संख्या हो उसके साथ 1 गुना में होता है, नहीं भी होता है तो हम कर देंगे, क्योंकि 1 में गुना करने से उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। अब क्या करेंगे, हमें क्या देखना था कि जो प्रथम अंक है उसके बाद, प्रथम अंक के बाद किधर से, बाईं ओर से दशमलव लगाना। तो इधर 0 0 0, प्रथम अंक 7 है, 7 के बाद दशमलव,
अब किसी संख्या में 2 दशमलव नहीं होता, एक ही जगह पे दशमलव होता है। तो यहाँ पे दशमलव था, हमने यहाँ पे दशमलव बैठाया, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति में शून्य के पास दशमलव नहीं, प्रथम अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो इस दशमलव को हम हटा देंगे, तो हटा देंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दशमलव को हटा के हम यहाँ पे लाए, तो ये कितना अंक परिवर्तन किया। यदि ऐसा हम नहीं देखेंगे कि कितना स्थान जो है परिवर्तन किया, तो इस संख्या का संतुलन बिगड़ जाएगा, यानी मान परिवर्तित हो जाएगा। हमें मान उतना ही रखना है, सिर्फ उसके रूप को फेरबदल हम कर सकते हैं। तो कितना परिवर्तन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो 7 यहाँ पे जब हम इस ओर दशमलव को ले गए हैं तो इसका घात ऋणात्मक में 7 आएगा। यदि आप समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तो अब हम इसे विस्तृत रूप में करते हैं कि ये ऋणात्मक में 7 कैसे आया। आइए देखते हैं। देखिए, कोई संख्या के बाद दशमलव नहीं हो तो माना जाता है कि यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद फिर शून्य भी है। तो हमने इस संख्या में यहाँ दशमलव लिया था, इसका अर्थ है कि ये दशमलव 7 अंक इधर बाईं ओर 7 अंक बाईं ओर गया था, ठीक है। तो इसलिए इसका घात धनात्मक आया था। यह 7 अंक दाईं ओर गया है तो ऋणात्मक जाएगा। यदि इतना से भी नहीं समझे तो देखें कैसे किया हमने। मान लो ये सब कुछ नहीं है, किसी संख्या के बटा में कुछ नहीं है तो उसके बटा में 1 होता है जी, दे दिया हमने। अब इतना तो आपने पढ़ा होगा दशमलव में, इतना तो आपको पता होगा कि ये दशमलव यदि इधर जाएगा तो इस पे शून्य बैठाना होगा। कितना शून्य, जितना स्थान उधर जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। यदि ये पूरा दशमलव हटाते तो दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य हमें बैठाना होता, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति के लिए हमें 1 अंक के बाद दशमलव देना था। 7 हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद अंक है, इस अंक के पहले नंबर सिस्टम के अनुसार इस अंक के पहले इधर बाईं ओर जितना भी शून्य है उसका कोई मान नहीं होता। ये शून्य रहे या ना रहे हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो फिर हम बिना मतलब के इतना लंबा बना के क्यों रखे संख्या को। शून्य हटा देंगे, शून्य हटाएंगे तो 7.68 इतना बचता है। अब क्या करेंगे, हम इतना लंबा संख्या नहीं रखेंगे, इसे भी हम छोटा करेंगे। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, क्योंकि 1 लिखेंगे तो फिर वही समस्या होगी। तो 10 लिखेंगे तो अब इसका संतुलन कैसे बनाएंगे, हम ये देखेंगे यहाँ पे कि एक के ऊपर कितना शून्य है, 1 के दाईं ओर कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य है तो इस पर 7 घात दे देंगे। अब इसका मान और इसका मान समान हो गया। जब दोनों का मान समान हो गया, अब ये संख्या दोनों संतुलन में है, यानी मान समान है। तो हमें इसका भिन्न को हटाना है। भिन्न को हटाना है तो क्या करेंगे, 7.68 ठीक वैसे ही लिखेंगे और इस 10 पर घात 7 जो है, यानी 10 पर पावर 7 को ऊपर ले जाएंगे। तो जब कोई संख्या घात में होता है या घात में नहीं भी होता है तो नीचे भाग से यानी नीचे बटा से ऊपर ले जाते हैं गुना में, तो उसका घात यदि धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा और यदि ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही इस 10 को हम ऊपर कर दिए तो घात उसका बदल जाएगा, उसका चिन्ह, यानी धनात्मक से ऋणात्मक, अगर ऋणात्मक होता तो धनात्मक। अब देखिए यही चीज हमने प्रारंभ में किया था, तो इस तरह से इसका मान इतना आता है। तो वैसे ही यहाँ पे देख लेंगे 2.38 प्रथम अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। अब यहाँ देखें कि जहाँ दशमलव हम बैठा है उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी गुना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं। यही हुआ हमारा वैज्ञानिक
पद्धति या मानक। इसमें भी वही करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लेंगे, 0.1234, 2 और 8। इस दशमलव को यहाँ से हटा के एक अंक के बाद ले जाएंगे, तो ये कितना अंक खिसका, 1 2 3 4 5, यानी एक 2 3 4 5। इसका अर्थ है कि 2.8 गुना 10 पर घात -5 ये हमारा आया। तो जब परीक्षा पत्र में इस तरह का प्रश्न आएगा तो क्या इतना लंबा हल करेंगे हम? नहीं, ये सब इतना विस्तृत रूप हम सिर्फ आपको समझने के लिए किया है। आइए इसे कैसे हल करेंगे, एकदम सरल तरीका से, सेकंडों में। इसे हम लेंगे, प्रथम अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे 1, उसके बाद बाकी के अंक लिख देंगे 3 7 5 4, ठीक है। उसके बाद शून्य है, हम नहीं लिखेंगे, गुना 10। तो दशमलव हम जहां बैठाए थे उसके बाद कितने अंक बाकी रह गए, 1 2 3 4 5 6 7। शून्य को हमने यहां लिखा नहीं, लेकिन घात देने के समय यानी पावर देने के समय हमें उस शून्य को गिनना ही होगा। तो इसी तरह इसमें देखते हैं, हमने दशमलव को इधर से इधर ले गया था, अब यहाँ दशमलव को यहाँ से इधर ले आना है, तो सर्वप्रथम 7.68, ठीक है जी। अब उधर कितना अंक गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी गुना 10 पर घात -7, क्योंकि ये उल्टा गया है, ठीक है। अब इसी तरह इसमें 2.38, एक अंक के बाद दशमलव हम लगाएंगे, तो दशमलव आया कहाँ, 2 के बाद। उसके बाद कितने अंक बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 10 पर पावर 8। ठीक इसी तरह इसमें 2.8, प्रथम अंक 2 है, 2 शून्य के अलावा प्रथम अंक 2 है, तो 2 के बाद दशमलव और बाकी के अंक दशमलव के बाद। तो यहाँ दशमलव के बाद दशमलव कितना अंक खिसका, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 पर घात 5। तो बस इतना कार्य जो हमने अभी किया है, सिर्फ इतना कार्य करेंगे। बाकी के प्रक्रिया हमने इतना लंबा जो भी चर्चा किया, जो भी विश्लेषण किया, वो सिर्फ समझने के लिए। यदि आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको समझने में काफ़ी सुविधा हुआ होगा। मुझे आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आया है और आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। संख्या पद्धति पूरा जानने के लिए, पूरा पढ़ने के लिए हमारे वीडियो का अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी दबाकर ऑल को चुन लें, ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ जय भारत, जय माँ भारती।